गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है उसे कैसे मापा जाता है। मोटा मोटी या ब्रॉडली एक बृहद स्तर पर मान के चलें, जो एक समझ हम डेवलप करें तो मनी सप्लाई का मतलब होता है मुद्रा की वो मात्रा जो सामान्य जनता अपने पास नगद के रूप में रखती है, या जो सामान्य जनता जिसका यूज करती है उसे हम मुद्रा की मात्रा बोलते हैं और मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टॉक ऑफ मनी, और मनी का भंडार जो पब्लिक के पास किसी दिए हुए समय पर यूज करने के लिए उपलब्ध होता है, उसके प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होता है, उसे हम मनी सप्लाई मुद्रा की आपूर्ति बोलते हैं। मुद्रा की ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, जबकि जो इनकम, जो नेशनल इनकम नापते हैं, नेशनल इनकम का हम जो मापन करते हैं वो अपने आप में एक फ्लो कंसेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब ये हुआ कि वो मुद्रा का वो भंडार जो आम जनता के पास, सामान्य जनता के पास उसके प्रयोग और खर्च करने के लिए जो उपलब्ध होता है उसे हम मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई कहते हैं। तो ये वो मनी है जो जनरल पब्लिक, सामान्य जनता अपने पास रखती है और उसका यूज करती है। यहाँ दो चीज़ें जान लेना जरूरी है कि मनी सप्लाई को लेके, जैसे किसी भी चीज़ में कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ यूजर्स होते हैं, तो मनी सप्लाई का संबंध प्रोड्यूसर से नहीं है। यहाँ मॉनेटरी सप्लाई का मेजरमेंट करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूजर्स ऑफ मनी हैं, जो मुद्रा के उपयोग करने वाले हैं, उनके पास कितना मनी अवेलेबल है। जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं, जिन्होंने मनी पैदा किया है, उनके पास जो मुद्रा है उसे हम मनी सप्लाई से बाहर रखते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। मुद्रा की सप्लाई मनी सप्लाई के आइडिया में और उसके मेजरमेंट के आइडिया में हम प्रोड्यूसर ऑफ मनी एंड यूजर ऑफ मनी को अलग अलग करके देखते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी का जो मनी उनके पास रहता है, प्रोड्यूसर्स के पास है, उसे मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जो मनी यूजर्स के पास है, चाहे उनके पास नगद में हो, चाहे उन्होंने वो किसी दूसरी संस्था में रखा हुआ हो, उसे हम मनी सप्लाई में शामिल करते हैं। मनी सप्लाई के कंपाइलेशन को लेके कि कितना मनी सप्लाई है, कितना मुद्रा की आपूर्ति है इकोनॉमी में, इसको लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1935 से लगातार आंकड़े प्रस्तुत करते रहा है, कलेक्ट करते रहा है और उन्हें आम जनता से, पॉलिसी मेकर से, इकोनॉमिस्ट से सबके साथ साझा करता रहा है। तो इस विषय को लेके कि मनी की मात्रा को इकोनॉमी में कैसे मापा जाए और हाउ टू मेजर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक 3 वर्किंग ग्रुप सेटअप किए हैं। जो पहला वर्किंग ग्रुप था, जिसे हम फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई कहते हैं, वो 1961 में सेटअप हुआ। जो दूसरा वर्किंग ग्रुप था, जिसे हम सेकंड ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई, सेकंड वर्किंग ग्रुप बोलते हैं, वो 1977 में सेटअप हुआ। और जो तीसरा वर्किंग ग्रुप था, टू स्टडी द कंपाइलेशंस ऑफ वेरियस मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जिसे हम वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन कहते हैं, ये 1998 में सेटअप हुआ और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर YV रेड्डी। जैसे कि हमने बताया कि 1977 में सेकंड वर्किंग ग्रुप और मनी सप्लाई सेटअप हुआ था, और इस वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पर 1977 में RBI ने मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ एग्रीगेट्स को अडॉप्ट किया। वो 4 मेजर RBI ने अडॉप्ट किए, जिसे हम M1, M2, M3, M4 के नाम से जानते हैं। जो M1 है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद फिर हम M2, M3 और M4 की कंसेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम M1, M2, M3 की कंसेप्ट्स को समझें, यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि M1, M2, M3, M4 के जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, जब ये तरलता के आधार पर देखे जाते हैं तो ये घटती हुई तरलता के ऑर्डर में हैं, कि जो M1 की जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है वो सबसे ज़्यादा है। M1 जो मनी है उसकी जो तरलता है, वो लिक्विडिटी वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद
जो तरल मनी है वो M2 है, M3 की तरलता M2 M1 से कम है, और सबसे कम जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो M4 एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई की है। इसलिए इसमें M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड, उसके बाद M2, फिर M3 और M4 सबसे कम लिक्विड मात्रक है मनी सप्लाई का। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि M1 क्या होता है। आपने देखा होगा अलग अलग बुक्स में M1 जो आरबीआई डिफाइन करता है, उसमें M1 में आरबीआई 3 कंपोनेंट लेके चलता है, C प्लस DD प्लस OD, और इसे 1977 में इसे नैरो मनी माना गया कि नैरो मनी है, ये मुद्रा का एक संकुचित मात्रक है, ब्रॉड मनी नहीं है। जैसे AM3 को ब्रॉड मनी मान के चलते हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें CDD OD का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है करेंसी विद पब्लिक, कि आम जनता के पास जो करेंसी है, जो उसने करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसे हम सी बोलते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। और करेंसी विद पब्लिक, कि जो मनी आम जनता के पास नगद के रूप में है और जो आम जनता यूज कर रही है, सर्कुलेशन में यूज कर रही है, उसे हम सी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें जो करेंसी नोट्स हैं जो आरबीआई के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, उन्हें हम शामिल करते हैं, और जो कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिंट किए जाते हैं और फिर सर्कुलेट किए जाते हैं, उन्हें शामिल करते हैं। प्लस 1 रुपी जो नोट है, उसे भी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रिंट किया जाता है, हालांकि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई प्रिंट करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही लायबिलिटी मानी जाती है, इसलिए उसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन मान के चलते हैं। तो करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नोट्स सर्कुलेशन में जो आरबीआई के द्वारा प्रिंट हुए हैं, और 1 रुपये का नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट हुआ है, और जितने भी कॉइन्स हैं वो सभी जो सर्कुलेशन में हैं, उसे हम M1 का हिस्सा मान के चलते हैं, उसे हम C के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन सी के अंतर्गत हम क्या शामिल नहीं करते हैं, सी के अंतर्गत हम उन कैश रिजर्व्स को शामिल नहीं करते हैं जो कि बैंक्स के हैं। जो कैश रिजर्व्स हैं, जो बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, जो पब्लिक का मनी नहीं है, जो बैंक का अपना मनी है, उसे हम CDD या OD किसी में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? जैसे कि हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन में ही कहा कि मनी सप्लाई में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स और यूजर्स को अलग अलग करके देखते हैं। जब हम मनी सप्लाई का मेजरमेंट करते हैं तो सिर्फ इस बात पर ध्यान रखते हैं इस मनी में से कौन सा हिस्सा यूजर्स का है, और इस मनी का कौन सा वो पार्ट है जो यूजर्स यूज करते हैं, सामान्य जनता यूज करती है। क्योंकि कैश रिजर्व्स बैंक्स के रिजर्व होते हैं, इसलिए इन रिजर्व्स को मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करेंसी विद पब्लिक। जो पब्लिक के पास करेंसी होती है उसे हम कैश रिजर्व विद बैंक्स जो है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। तीसरा, जो डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक हैं विद बैंक्स, वो 2 तरीके के होते हैं। जब डिपॉजिट्स की बात करते हैं, DD बात करें, डिमांड डिपॉजिट्स, तो पब्लिक के बैंक्स के पास 2 तरीके के डिपॉजिट जमा करती है। वो डिपॉजिट्स हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपने देखा होगा जो करंट अकाउंट होता है वो, प्लस सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है वो। टाइम डिपॉजिट मीन्स जो फिक्स डिपॉजिट FD जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। तीसरा, इस DD में जो डिमांड डिपॉजिट्स है, क्योंकि बैंक के पास जनरल पब्लिक के अलावा और भी तमाम तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे एक बैंक के डिपॉजिट्स दूसरी डिपॉजिट बैंक के पास हो सकते हैं। तो जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक्स की, एक बैंक की दूसरे के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उनको भी हम डिमांड डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं और मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। ऐसे ही एक और जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, RBI, पेंशन प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स जो RBI के पास होते हैं उन्हें हम OD में शामिल नहीं करते हैं। तो फिर हम इसमें क्या शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं जो नाबार्ड के अपने डिपॉजिट्स हों RBI के पास, IFCI के डिपॉजिट्स हों RBI के पास, फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट्स हों RBI के पास, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के भी कुछ डिपॉजिट्स हो सकते हैं रुपी टर्म्स में
आरबीआई के पास। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम अदर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में शामिल करके चलते हैं। लेकिन जो अदर डिपॉजिट्स हैं बहुत ही कम होते हैं, इसलिए चाहें तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं और जनरली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। सो ब्रॉड तो आप कह सकते हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो M1 है वो C प्लस DD प्लस OD के बराबर होता है। C इसमें करेंसी विद पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द बैंक्स, कि बैंक के पास पब्लिक के कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं। OD मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं उसमें हम क्या शामिल करेंगे, क्या शामिल नहीं करेंगे, ये हम बता चुके हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट्स आरबीआई के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपॉजिट आरबीआई के पास, आरबीआई एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन है के डिपॉजिट्स आरबीआई के पास, जो प्रोविडेंट फंड्स हैं आरबीआई के पास डिपॉजिट्स, वो हम ये अदर डिपॉजिट्स में शामिल नहीं करते हैं। जो शामिल करते हैं वो इस नाबार्ड, IFCI, फॉरेन बैंक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के जो आरबीआई के पास रुपी टर्म्स में जो डिपॉजिट हैं उन्हें हम अदर डिपॉजिट्स में शामिल करते हैं। ऐसे ही डीडी की बात करें तो डीडी में सिर्फ हम उन डिपॉजिट्स को शामिल करते हैं जो डिपॉजिट्स पब्लिक के हैं कॉमर्शियल बैंक से पास। एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो डिपॉजिट हैं जिसे हम इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, उन्हें हम डीडी की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते हैं, डीडी में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम M1 का कंपाइलेशन करते हैं। ऐसे ही करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो करेंसी सर्कुलेशन में है, पब्लिक से सर्कुलेट कर रही है, इसमें दो चीज़ें हम शामिल करके चलते हैं कि जो करेंसी नोट जो इश्यू किए हैं आरबीआई ने, प्लस जो कॉइन्स जो रुपीज इश्यू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसका वो हिस्सा जो सर्कुलेशन में है उसे हम सी करेंसी विद पब्लिक, करेंसी सर्कुलेशन विद पब्लिक मान के चलते हैं। लेकिन जो कैश रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के पास होते हैं उसमें से उसको हम सी में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारी M1 की कंसेप्ट है। इसे हम मोस्ट लिक्विड क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट हैं, ये वो तीनों वो कंपोनेंट हैं जिसे हम आसानी से चीज़ों को खरीदारी में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करेंसी कैश है पब्लिक के पास तो इमीडिएटली आउट ऑफ पॉकेट ये खर्च कर सकती है। डीडी है डिमांड डिपॉजिट्स, आजकल तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिमांड डिपॉजिट्स आर लाइक कैश, कि आपका पैसा आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, आप चाहें तो उसे ATM के थ्रू कभी भी खर्चा कर सकते हैं, UPI के थ्रू कभी पेमेंट कर सकते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड, ईमेल, ई बैंकिंग के थ्रू। सो डीडी और सी में आजकल बहुत ज़्यादा अंतर बचा नहीं है। और जो डीडीज हैं वो भी एक तरीके से आपके कैश की तरह ही है, क्योंकि इसे इमीडिएटली आप कभी भी खर्चा कर सकते हैं। पहले थोड़ा टाइम लगता था टेक्नोलॉजी जब नहीं थी, लेकिन आजकल तो आसान हो गया। लेकिन फिर भी अलग अलग कंपोनेंट हम इन्हें दोनों को क्यों मान के चलते हैं, तो उसका रीज़न है क्योंकि डीडी की जो लिक्विडिटी होती है वो सी से कम होती है। सी कंप्लीटली आपके पॉकेट में है, कोई टाइम का लॉस नहीं है, प्लस इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है इस मनी को यूज करने में। डीडी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल टाइम डिले इज ऑलमोस्ट जीरो, बट इसको यूज करने में एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि आप इंटरनेट का यूज करेंगे तो इंटरनेट कॉस्ट इज देयर, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज आर देयर, देन सम ट्रांजैक्शन फीस आर देयर। सो लिक्विडिटी सी डीडी की सी से कम है, बट स्टिल इट इज वेरी लिक्विड मनी। इट इज लिक्विड, मोर लिक्विड इन कंपेरिजन टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ मनी जो हम जानेंगे M2, M3, M4 में। इस तरीके से हमारा M1 का आइडिया है। दूसरा जो हमारा मॉनेटरी एग्रीगेट है वो हमारा M2 है। इस M2 में हम शामिल करते हैं वो सभी कंपोनेंट्स जो अभी तक हम M1 में डिस्कस करके आए हैं। वो होते हैं C प्लस DD प्लस OD, प्लस इसके अलावा जनता का जो पब्लिक का जो मनी है वो पब्लिक अपने मनी को सेविंग्स डिपॉजिट में रखती है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स के डिपॉजिट अलाउ करती हैं, और इसमें कई तरह के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। फिक्स एंड टाइम डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप पोस्ट ऑफिस सेज में अपने डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो सेविंग्स बैंक्स में आपके सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विड होते हैं, इसलिए M2 की कंसेप्ट में M1 के अलावा हम सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक को भी इंक्लूड करते हैं। फिर तीसरा जो कंसेप्ट है मॉनेटरी एग्रीगेट्स का वो M3 है।
M3 में हम शामिल करते हैं M1, दैट मीन्स C प्लस DD प्लस OD, प्लस इसके अलावा जो टाइम डिपोजिट्स बैंक्स है, और जो अभी तक तो यहाँ FD था कि जनरल पब्लिक का जो डिमांड डिपोजिट्स विद बैंक्स हैं वो कर रहे थे, लेकिन जनरल पब्लिक का बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं, यहाँ उन्हें टाइम डिपॉजिट बोल रहे हैं, टाइम डिपॉजिट TD, टाइम डिपॉजिट। दैट मीन्स पब्लिक का जो पैसा खुद के पास जो नगद है, प्लस पब्लिक का जो पैसा चाहे टाइम डिपॉजिट हो या डिमांड डिपॉजिट हो जो बैंक के पास है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स, इन सबको हम एक जगह कैलकुलेट करें, एक जगह रख के, तो जो मेजर आएगा उसे हम M3 बोलते हैं। और M3 को 1977 तक हम ब्रॉड मनी भी बोलते थे। 1977 तक M3 को हम एग्रीगेट मेजर मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते थे, AMR, और इस M3 को हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो हम एग्रीगेट है मनी सप्लाई मेजर करने का, वो है आपका M4। देखिए M3 और M2 में क्या अंतर था? M3 और M2 में कॉमन तो ये है कि दोनों में M1 शामिल है, लेकिन अंतर यह है कि M2 में आप जो सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट और सेविंग्स बैंक इंक्लूड करते हैं, और M3 में आप टाइम डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट करते हैं पब्लिक के। ठीक है, जब M3 में आप इस कंपोनेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, और M3 में आप इस टाइम डिपॉजिट को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन M4 अपने आप में इन सभी कंपोनेंट्स का यूज करता है। M4 में क्या है कि देखिए C प्लस DD प्लस TD प्लस OD, दैट मीन्स जो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक्स के पास जितना भी पैसा है, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, उस सब को हम इंक्लूड कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो सेविंग्स डिपॉजिट्स हों, रिकरिंग डिपॉजिट्स हों, टाइम डिपॉजिट्स हों, किसी भी तरीके के जो डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन के पास, उन सब पैसे को भी अगर हम M3 में इंक्लूड कर लें तो हमारा जो एग्रीगेट निकल के आएगा, उस एग्रीगेट को हम कहते हैं M4 एग्रीगेट। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, दीज एग्रीगेट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि M1 M2 से ज़्यादा लिक्विड है, M2 M3 से ज़्यादा लिक्विड है, एंड M3 M4 से ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था में तमाम चेंजेज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली 1991 के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ईजाद हुए, और फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी से अपनी जड़ें जमाई हैं, टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब क्योंकि पब्लिक का मनी, अब पब्लिक अपने मनी को कई जगह रख सकती है। अब जो पुराने मेजर्स थे कि उसमें हमसे 2 ही जगह मान के चले थे, कि क्या तो पब्लिक का 3 जगह मान के चले थे इनफैक्ट, या तो पब्लिक का मनी पब्लिक के पास है नगद के रूप में, या पब्लिक अपना मनी रखती है बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट्स के रूप में, या पब्लिक अपना मनी रखती है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन आप देखें तो ऐसा नहीं है, पब्लिक का मनी आज की डेट में तमाम जगह होता है। पब्लिक का मनी बैंक्स में होता है, पब्लिक का मनी म्यूचुअल फंड्स में होता है, पब्लिक का मनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स में होता है, पब्लिक डाइवर्सिटी पेंशन फंड्स में होता है, इंश्योरेंस कंपनीज में होता है। सो एट लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस वी कैन फाइंड पब्लिक मनी। सो मनी सप्लाई की कंसेप्ट है, उसको दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत पड़ी, और इस रिविजिट में RBI ने 1998 में 1998 थर्ड वर्किंग ग्रुप सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर YV रेड्डी। इस वर्किंग ग्रुप का नाम था द वर्किंग ग्रुप ऑफ मनी सप्लाई, एनालिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन। और इस वर्किंग ग्रुप ने 2 तरीके के एग्रीगेट्स प्रपोज किए। एक तो वो एग्रीगेट्स जो पब्लिक और उसके जो बैंक के पास जो मनी है पब्लिक का, उन्हें मेजर करने के लिए था। दूसरे एग्रीगेट्स जिन्हें हम लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कहते हैं, इसमें जो बैंक्स के बाहर जो नॉन डिपॉजिटरी कॉरपोरेशंस के बाहर, और जो डिपॉजिटरी कॉरपोरेशंस में जो मनी है पब्लिक का, उसको डिस्कस करने के लिए, दैट मीन्स जो नॉन बैंक मनी को भी इंक्लूड करने के लिए, उन्होंने
एग्रीगेट्स दिए जिन्होंने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स दिए, मनी इन द बैंक, मनी ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स और विद द पब्लिक, and the money of the public outside the bank system and with the bank system. So उन्होंने 4 एग्रीगेट्स दिए, NM0, NM1, NM2 एंड NM3। ये सिर्फ जो पब्लिक का जो मनी है with banks और in cash forward currency circulate, पब्लिक मनी with banks, उसे मेजर करने के लिए था। और जो बैंक के बाहर जो नॉन डिपोजिटरी मीन्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते जनरल पब्लिक से, लेकिन जनरल पब्लिक का मनी उनके पास होता है, और नॉन कॉर्पोरेशंस, उनको उन्होंने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में L1, L2, L3 तीन तरह के लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में उन्होंने शामिल किया। ओके, ज़्यादा डिटेल में यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये जो NM0, NM1, NM2, NM3 में कहीं भी नॉन डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन मनी का हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बट L1, L2, L3 में हम बैंक मनी प्लस नॉन बैंक मनी दोनों को इंक्लूड करते हैं। सो L1, L2, L3 एग्रीगेट्स के लेवल पर NM0, NM1, NM2, NM3 से ब्रॉडर आइडिया है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मनी सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। मनी सप्लाई के 2 इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट मनी, और कह सकते हैं मनी सप्लाई 2 कारकों पर डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन 2 फैक्टर्स के चेंज होने पर इकोनॉमी में मनी सप्लाई चेंज हो जाती है। जो पहला फैक्टर है वो है हाई पावर्ड मनी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा फैक्टर है वो है मनी मल्टीप्लायर और साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। आप ब्रॉडली देखें तो m जो मनी सप्लाई है वो m h लिख सकते हैं, दिस ब्रैकेट डॉट h। अब ब्रैकेट डॉट m के बाद ब्रैकेट m के बाद हमने ब्रैकेट डॉट लिखा क्यों, m जो है यहाँ मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है, और मनी मल्टीप्लायर अपने आप में कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई गिवन नहीं है, पैरामीटर नहीं है, ये तमाम दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर अपने आप में किसी का फंक्शन है, इसलिए हम इसे m इन ब्रैकेट डॉट इंटू h लिख रहे हैं। अब h यहाँ क्या है, हाई पावर्ड मनी है। सो टोटल जो मनी सप्लाई m है वो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी पर। जब भी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर हाई पावर्ड मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, या दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू कम होती है तब भी तो इकोनॉमी मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हाई पावर्ड मनी होता क्या है, और मनी मल्टीप्लायर को लेके हम एक नया अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बड़ा ही ब्रॉड कंसेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, उसे जानने की हम अलग से कोशिश करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या है। हाई पावर्ड मनी वो मनी है, अगर इसे ब्रॉड सेंस में आप समझें तो जो मनी RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिंट और मिंट किया जाता है, दैट मीन्स वो करेंसी नोट्स जो RBI प्रिंट करती है, प्लस वो 1 रुपये के करेंसी नोट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, प्लस जो कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिंट किए जाते हैं, उनका जो टोटल है उसे हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। अब इस मनी का इकोनॉमी में 2 जगह बंटवारा होता है, या तो ये मनी गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं उनके हाथ से निकल के पब्लिक के हाथ में आ जाता है, करेंसी, जिससे हम करेंसी विद पब्लिक बोलते हैं। तो हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, प्लस इसका एक अच्छा खासा हिस्सा बैंक्स के पास, बैंकिंग सिस्टम के पास रिजर्व के रूप में बना रहता है, जिसे हम रिजर्व विद द बैंक बोलते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो R है रिजर्व्स विद बैंक को हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन हाई पावर्ड मनी में हम उसे शामिल करते हैं, क्योंकि जो रिजर्व्स विद बैंक हैं दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, बाय द RBI एंड बाय द गवर्नमेंट। एंड दूसरा जो हिस्सा, जैसे मान के चलिए एक
आरबीआई ने 1 लाख नए रुपए प्रिंट किए, तो 1 लाख रुपए जो प्रिंट हुए हैं इनका कहाँ जाएगा? इनमें से पैसा बैंक के पास आएगा, और सपोज बैंक के पास आने के बाद इनमें से 80,000 रुपये पब्लिक के पास चला जाता है, और रिमेनिंग 20,000 बैंक्स के पास रिजर्व के रूप में रह जाता है। तो 80,000 इज करेंसी विद द पब्लिक एंड 20,000 आर रिजर्व विद द बैंक। सो जो टोटल है वो दैट कैन नॉट बी मोर देन 1 लाख रुपी। ठीक है, सो इस तरीके से जो हाई पावर्ड मनी है वो हमेशा करेंसी विद पब्लिक विद द रिजर्व्स विद द बैंक्स के बराबर होता है। और इन रिजर्व्स के आधार पर बैंक्स क्या करती हैं? डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स क्रिएट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजर्व्स। ओके।